हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं होंगे। आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल AKR एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 अंकीय वाले प्रश्न। यह प्रश्न भौतिक के कक्षा 10वीं विज्ञान के पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में जितने भी यानी 8 प्रश्न आते हैं, उसमें से 4 गो बनाने के लिए रहते हैं। उसमें 4 गो आसानी से बन जाएंगे। अगर आपने इन सभी प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लिए तो फिजिक्स के सभी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं लगाते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं तथा इसके नियम को लिखिए। उत्तर, प्रकाश की किरण को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतन कोण नहीं जनाता हुआ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी कि ये एक कथी है, एने से आपतन कोण ये हो गया, ये परावर्तन कोण, ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसे ही कहते हैं आपतन कोण, अपरावर्तन कोण, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही लाइन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेकंड प्रश्न, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार है, 2 प्रकार के होते हैं। अवतल और उत्तल। ये तीसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण ऐसे एक दर्पण हो गया, यहाँ ये हो गया R वक्रता त्रिज्या, ये हो गया A फोकस दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। यानी ये फोकस दूरी था तीसरा प्रश्न, और वक्रता त्रिज्या यानी आधा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या अंतर है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम निम्नलिखित होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और सेकंड नियम कहता है
किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई अपन साइन आर बराबर एक नियतांक। आगे बढ़ते हैं। स्नेल का नियम को लिखिए। इसमें प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम को लिख लीजिएगा, या ऐसे लिखिए, यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक होता है। अपवर्तना किसे कहते हैं? इसमें हो जाएगा किसी निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे चाल के अनुपात को अनुपात हो जाएगा। अब जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। लेंस क्या है? या कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ देखिए, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं। ये अंतर अच्छे से देखिएगा। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर बताएं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। अवतल लेंस पहला पॉइंट हो जाएगा, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह ऐसा होता है, यह ऐसा होता है। अवतल लेंस ये ऐसा होता है। सेकंड पॉइंट, यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने में होता है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस द्वारा ही दूर किया जाता है। उत्तल लेंस देखिए, उत्तल लेंस यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह ऐसे होता है, यह ऐसा होता है, ऐसा देखिए, ऐसा होता है। ये सिर्फ काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष में होता है। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? उत्तर, जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है उस दूरी को स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर है। कोई व्यक्ति है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी बीमारी इसमें नहीं है, उसके लिए सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर की वस्तु को देख सकता है। इससे कम
इससे कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख सकता कोई भी व्यक्ति। स्पर्श की अधिकतम दूरी किसे कहते हैं? जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र किसी वस्तु को साफ साफ देख सकता है उस दूरी को स्पर्श दर्शन की अधिकतम दूरी कहते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होता है। अधिकतम दूरी कोई निश्चित नहीं होता, ये कितना भी ज़्यादा हो सकता है। आगे देखिए, दृष्टि परास किसे कहते हैं? नेत्र के दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी को बदलकर निकट या दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है उस गुण को मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, कई कारणों से नेत्र दूर या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत होगा, मैनेज कर लीजिएगा। यह पहला वीडियो मेरा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसके होने के कारण तथा निवारण बताएं। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। इसके होने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, यानी नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। निवारण, इसका निवारण पहले ही बता दिए थे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर दृष्टि दोष क्या है? दूर दृष्टि दोष क्या है? इसके होने के कारण तथा निवारण बताएं। जो नेत्र निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। इसके होने के निम्नलिखित कारण हैं। नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। इसका निवारण भी बता दिए थे कि उत्तल लेंस से होता है। इसका निवारण उत्तल लेंस से होता है। यहाँ पे गलती लिखा गया है, यह अवतल नहीं होगा, उत्तल होगा। तल कर दीजिएगा वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? जो नेत्र निकट और दूर वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। यह दोष समानता अधिक उम्र वाले व्यक्ति में होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किसी कण पर प्रकाश के एक अंश को विभिन्न माध्यमों या विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं?
जब प्रकाश के किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक से होकर आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से चल जाता हो उसे चालक कहते हैं। या ऐसे पदार्थ जिनसे होकर जो अपने में से होकर विद्युत धारा को जाने देता हो उसे चालक कहते हैं। जैसे तांबा, चांदी, लोहा, मनुष्य इत्यादि। ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा आता है कि सबसे अधिक सुचालक कौन है, तो चांदी। यहाँ चांदी, ये भी ऑब्जेक्टिव सबसे फेमस है। विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत आवेश को एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाने देता उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, सूखा लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, इसमें से विद्युत एक तरफ से दूसरे सब नहीं जा पाता है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें चालक और विद्युत रोधी दोनों का गुण पाया जाता है उसे अर्धचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत को जाने भी देता है और नहीं भी जाने देता, दोनों का गुण पाया जाता है उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, सल्फर इत्यादि। विभव किसे कहते हैं? विभव किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में विद्युत आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। जैसे कि ये अनंत है, ये अनंत है, यहाँ विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ लाने में किया गया कार्य, जो यहाँ से यहाँ लाने में जो कार्य किया जाता है उसे ही विभव कहते हैं। इसके जैसा ही विभवांतर होता है। जैसे विभवांतर किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, जिसका SI मात्रक वोल्ट होता है। जैसे देखिए, ये विद्युत क्षेत्र है, यहाँ एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब विभव विभवांतर दोनों का SI मात्रक वोल्ट ही होता है। विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय प्रवाहित आवेश का परिणाम है। इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये कम से कम 2010 से 4-5 आ चुका है, 4-5 बार आ चुका है। इसका तैयारी पूरी अच्छा तरह से कर लीजिएगा। प्रतिरोधकों का संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। प्रतिरोधकों का समर्थन
समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं? समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन पार्श्व क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के योग की व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी जैसे यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे R बराबर R1 R2 R3 प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R1 R1 प्लस 1/R2, वैसा ही जुड़ते चल जाएगा R3 4 ऐसे ही जुड़ते चला जाएगा। आज चलिए आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर बताएं। प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में निम्नलिखित अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा यह ज़्यादा दूरी तक तय करती है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा हम लोगों को घर में आता है, उसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे डीसी में आसानी से बदला जा सकता है, यानी इसे बैटरी वाले लाइन में आसानी से बदला जा सकता है। इसे बैटरी में संचित नहीं किया जा सकता। ये लाइन को बैटरी में संचित नहीं किया जा सकता। दिश धारा यह कम दूरी तय करता है, यानी बैटरी से ज़्यादा लंबा दूरी तक लाइन नहीं ले जा सकते हैं। इसे आसानी से एसी में बदला नहीं जा सकता। इसे बैटरी में संचित किया जा सकता है। दिश धारा को बैटरी में ही संचित करके रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का बाहु जो उसमें होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता हो उसे प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक गर्म हो जाता है, यानी विद्युत गर्म हो जाता है, यानी ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत बल्ब का चित्र वर्णन करें। विद्युत बल्ब एक कांच की बनी होती है। इसमें धातु की टोपी लगा रहता है। इसके ऊपर 2 स्पर्शक बटन होते हैं जिसके सहायता से विद्युत धारा पर बंटन तक जाता है। विद्युत धारा तंतु तक जाता है। यहाँ पे भी देखिए गलती है। इसमें टंगस्टन के तार एक ऐंठी हुई कुंडली पाई जाती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तंतु टंगस्टन का बना होता है जो 2700 डिग्री सेल्सियस ताप पर बिना गले हमें प्रकाश देता है। यानी 2700 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ताप जाता है तब जाके ये गलता है। इसमें ऑक्सीजन को निकालकर निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन भाग जाती है। इसका आंसर अपने खुद से बनाइए। कांच के बारे में लिख दीजिए, अरे बल्ब के बारे में लिख दीजिए, हो जाएगा। ओम के नियम लिखें। ओम के नियम लिखें। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। ए मीटर और वोल्टमीटर में अंतर बताएं। ए मीटर और वोल्टमीटर में
अंतर बताएं। एमीटर और वोल्टमीटर में निम्नलिखित अंतर है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका पाठ्यांक ए में संचित कराता है, यानी एमीटर को ए से दर्शाया जाता है। वोल्टमीटर से विभवांतर को मापा जाता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका पाठ्यांक भी में संचित आता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई पर, चालक के ताप पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं या क्या है? विद्युत फ्यूज ऐसा उपकरण है जो परिपथ में हो रहे लघुपतन और अतिभारण जैसे दुर्घटना से बचाता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक निम्न होता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक निम्न होता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ को परिभाषित करें। उत्तर, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित करता है, यानी वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित नहीं करता, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, कागज, प्लास्टिक इत्यादि। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय रेखा के गुण को लिखें। चुंबकीय रेखा के गुण को लिखें। चुंबकीय रेखा के निम्नलिखित गुण हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है जो बाहर में उत्तर से दक्षिण ध्रुव और अंदर में दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर आता है। जैसे देखिए, एक चुंबक है, ऐसा है साउथ एंड नॉर्थ, बाहर में ये ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे, और अंदर में ये ऐसे आता है, इधर से इधर आता है, अंदर में इधर से आता है। देखिए, चुंबकीय रेखा के निम्नलिखित गुण है। यह काल्पनिक रेखा है जो बाहर में उत्तर से दक्षिण जाता है और अंदर में दक्षिण से उत्तर आता है। ये परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये रेखाएं ऐसे, ये चुंबक है, ये ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है और ऐसे। ये परस्पर प्रतिच्छेद यानी दूसरे के ऐसे नहीं काटते हैं। ये रेखाएं ध्रुव के पास सघन होती है, यानी ये चुंबक है, यहाँ पे सघन होती है, ऐसे निकलता है तो यहाँ पे सघन ही होगा। ऐसे निकलता है तो ध्रुव के पास यहाँ पे सघन होगा, यहाँ पे सघन होगा। इसे ही कहते हैं ध्रुव के पास सघन होता है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ से धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताती हो, तो हाथ की शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करेगी। ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए 3 नियम है, तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर संकोलित इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा संकेत करती हो तो अंगूठा चालक पर लगी बल की दिशा की ओर संकेत करेगी। आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिणार्थ नियम को लिखिए। यदि दाहिने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणी इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती हो और अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा संकेत करेगी। यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा गति की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा करेगी। समझ में आ गया? अतिभारण किसे कहते हैं? अतिभारण किसे कहते हैं? अतिभारण किसे कहते हैं? जब परिपथ में कई शक्ति वाले उपकरणों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो परिपथ से धारा अधिक आने लगता है, इसे ही अतिभारण कहते हैं। आगे चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन और है। लघुपतन किसे कहते हैं? जब किसी कारणवश परिपथ का ठंडा तार और गर्म तार आपस में सट जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान अधिक तथा प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इसे ही लघुपतन कहते हैं। जैसे अपने घर में देखे होंगे कि गर्म तार यानी अर्थ और मेन तार दोनों सट जाते हैं तो धारा अधिक बहने लगता है और प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसे ही लघुपतन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है? विद्युत चुंबक की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। परिनालिका में फेरों की संख्या पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस दौरान अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसमें देखिए ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें उत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, केवल इसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ईंधन किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा उत्पन्न करता हो उसे ईंधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। अच्छे ईंधन के गुण को लिखिए। अच्छे ईंधन के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, जो सस्ता मिले, जो आसानी से मिल जाता हो, जो विषैला धुआं उत्पन्न ना करता हो यानी जो गंदगी नहीं फैलाता हो, जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जो धीमा जले यानी धीरे धीरे जले।
जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी के सतह में दबे पेड़ पौधों और जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी बहुत पहले पृथ्वी में बहुत से पेड़ पौधे जंतु दब गए थे, उसी से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, या जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? पवनों से प्राप्त ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यह नवीकरणीय या पुनः प्रयोग ऊर्जा है। नवीकरणीय मतलब इसे फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। सौर सेल। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यहीं पे पूरी क्वेश्चन समाप्त होता है। आपसे निवेदन है कि यह पूरा क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपसे अगले वीडियो में